अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूं सैयदा आयशा नाज। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें अबू ज़र सलमान नियाज़ी आज के शो में ज्वाइन कर रहे हैं और उनके हमरा मौजूद हैं अतर काज़मी, जबकि राना मुबशर साहब आज वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे। अदनान आदिल साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और मामलात पाकिस्तान की सियासत के जू के तू हैं, समथिंग फिशी, बिहाइंड द कर्टन्स भी बहुत कुछ हो रहा है और जो सामने है उस पर सबको डाउट भी हो रहा है। बहरहाल जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये कि मरियम नवाज़ साहिबा लंदन में अहम मीटिंग्स में शिरकत करने के बाद वतन वापस पहुँच गई हैं। एयरपोर्ट पर नारों के साथ उनका इस्तकबाल किया गया, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कैदी नंबर 804 चेयरमैन PTI उनको अटक से अडियाला जेल मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। अगरचे जैसे कल अबू ज़र ने बताया कि वो वहीं पर सेटल्ड हैं, वो मुंतकिल नहीं होना चाहते, लेकिन ज़ाहिर है अदालत की जानिब से कहा गया है और रिक्वेस्ट 2 महीने पहले की गई थी कि वो मुंतकिली चाहते हैं। अब उनकी मंशा या मर्ज़ी क्या है उसके बरक्स जो टीम्स हैं इस्लामाबाद पुलिस की वो उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करने पहुँच गई हैं। जबकि दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अडियाला जेल नहीं जाना चाहते, इसका पता चलता है उनकी पार्टी के रिएक्शन से, और ये रिएक्शन आया है निगरान वज़ीर दाखिला की एक स्टेटमेंट पर। इसको नून लीग ने बहुत सीरियस महसूस किया है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा है कि ये निगरान हुकूमत जो है ये अपनी हद से तजावुज़ करी। इसका मतलब है कोई हद है निगरान हुकूमत की, उससे बाहर निकल कर ये स्टेटमेंट दी गई, तो ज़ाहिर है फिर हिद्दत महसूस की गई और फिर जवाब वापस भी लिया गया, उसकी क्लैरिटी भी सामने आई और फिर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब को ये बताना पड़ा कि कोई सियासी एजेंडा नहीं है, नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। जावेद लतीफ़ साहब ने इस पर क्या कहा? निगरान वज़ीर दाखिला अपनी महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का माजी गवाह है कि हमने पेट्रोल बम कभी नहीं बनाए, हमने मसल्ला जत्थे तैयार नहीं किए। हम बुरे हालात में, उन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान बार बार आए, मगर हमने कोई जलाओ घराव नहीं किया। हम तो कौम को यूनाइट करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए मायूसियों से, परेशानियों से निकाल कर एक नया एजेंडा पाकिस्तान की खुशहाली का देने आ रहे हैं। अच्छा अदनान आदिल साहब, बहुत कुछ होता है वो बैनुसतूर होता है, मैसेज इन द बॉटल, या आपको समझाया जाता है बातों बातों में कुछ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अचानक एक्टिव होकर समझा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि प्लीज़ ऐसे ना करें। दूसरी तरफ ये निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि आप अरेस्ट होंगे। ये सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं, मियाँ साहब को सिग्नल रिसीव हो रहे हैं? देखें, एक तो ये है कि क्रेडिबिलिटी की बात है। ये जो निगरान हुकूमत है इसके बारे में आम तासुरी तो यही है और बहुत हद तक सही है कि ये नून लीग की हुकूमत है और नून लीग को फेवर कर रही है। और जिस तरह तहरीक इंसाफ के लीडर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, लोकल इन्फ्लुएंशर्स के घरों पे छापे, उनके कारोबार सील हो रहे हैं और उनके वो एक क्रैकडाउन है और अब तो सिंध में भी होने लगा है और खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में तो पहले भी था। तो उससे बाहर निकलने की एक कोशिश है। और जब वो बयान दे दिया वज़ीर आज़म ने कि माइनस भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर अब सरफराज भुट्टी ने उसको कुछ बैलेंस करने की कोशिश की कि अगर लेकिन नवाज़ शरीफ का जो बयान इससे पहले आ गया था कि मैं एहतसाब करूँगा और सख्त एहतसाब करूँगा, मट्टी पाने नहीं दूँगा, तो उसके ऊपर उन्हें थोड़ा सा फीलर फेंका गया है कि बताया गया है कि जनाबे वाला सारा कुछ बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं, बादशाह सलामत नहीं है आप। और फिर अब वो वजाहत वगैरह भी दे रहे हैं। नून लीग ने तो इस तरह बहुत सख्त रद्द अमल का मुजाहरा किया कि वज़ीर दाखिला कौन होते हैं, उनको अपनी हद में रहें। अगर वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी के मामलात को नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा। और उन्होंने कोई गैर कानूनी बात नहीं की, उन्होंने तो यही कहा ना कि अदालत अगर ज़मानत नहीं लेती तो फिर हम उनको अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खुद भी गिरफ्तारी देना चाहेंगे। मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा करेंगे अगर आप आएंगे और खुद गिरफ्तार हो जाएंगे, तो सबका भला इसमें। शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है लीडर की शान में ना, कि वो तो इतने बड़े आदमी हैं कि वो 4 हफ्ते की बजाय केसेस ही गलत बनाए गए, 4 साल के लिए वहाँ बैठे हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। 7 साल की भी सज़ा हो चुकी है, 10 साल की भी सज़ा एक मुकदमे में हो चुकी है, मगर फिर भी वो बहुत मोहतरम हैं। उनकी शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बहरहाल लीडर्स का अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ थोड़े दिनों में कोई बड़ा विज़िट होने वाला है अमेरिका का भी पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान की जो सियासत है, और वो चूँकि पाकिस्तान की मईशत डिपेंडेंट है अमेरिका पे, सऊदी अरब पे, अरब ममालिक पे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आला हुकाम जाएंगे उधर? हाँ, तो अच्छा, अभी तो वज़ीर आज़म हो के आए हैं, वो अलग हुकाम होंगे। जाहिर है कोई ऐसे कुछ है चीज़ें, बातचीत हो रही है
تو اس کے بعد جو ریاست کا رویہ ہوگا اس سے اندازہ ہوگا کہ سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. کیونکہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کو جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا منہ کھائے آنکھ شرمائے. تو ہمارا وہ حال ہے. ہم تو دیوالیاں ہیں, ہمیں 28 ارب ڈالر چاہیے, یہ پورے اگلے 30 جون تک کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں سعودی عرب چاہیے, ہمیں متحدہ عرب امارات چاہیے, ہمیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیے. اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور انڈیا سے تعلقات اچھے کریں. تو یہ چیزیں بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ بیان بازی کرتے ہیں, یہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت ان معاملات کی ہے کہ جو خارجہ پالیسی کے لیول پہ اور جو پاکستان کے لیے جو ممالک پاکستان کی بقا کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کیا میسج آتا ہے. تو میرا خیال ہے ہفتے 10 دن میں یہ چیزیں جو ہیں اور واضح ہونا شروع ہو جائیں. اور لیکن جو ابتدا میں آپ نے بات کی, آپ بھی اطہر اس سے اتفاق کریں گے کہ نگران وزیر داخلہ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ نگران حکومت, اس میں نون لیگ کا زیادہ عمل دخل ہونا, اس تاثر میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں, یہ کوشش تو ہو سکتی ہے پر مجھے نہیں لگتا کوئی کمی آئے گی, اس لیے کہ جو شخصیات اس وقت کابینہ کے اندر موجود ہیں وہ نون لیگ کے کتنے قریب ہیں یہ سب کو معلوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو نگراں وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ایک اس طرح عام سی بات کی کہ آئین اور قانون کے مطابق وہ ایک اگر کانوکٹ ہے, ان سے پوچھا گیا, ان سے یہ کوشچن کیا گیا کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں, تو پھر ان کے حوالے سے قانون کیا راستہ اختیار کرے گا؟ اب کیا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آئین اور قانون معطل کر دیں گے. جس طریقے سے اب نون لیگ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ وزیر داخلہ کون ہوتے ہیں, وہ کون فیصلہ کریں گے, عوام فیصلہ کرے گی. بھائی عوام کی عدالت نے تو نہیں ان کو سزا دی تھی نا, ملک کی جو عدالت ہے اس نے ان کو سزا دی تھی. عوام کی عدالت تو وہ ہے جس دن الیکشنز ہونے ہیں اس دن لگنی ہے, اور اس عدالت سے تو آپ مسلسل بھاگ رہے ہیں, 2 صوبوں سے بھاگ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس عدالت سے جو سزا ملے گی وہ بڑے عرصے تک پھر یاد رکھی جائے گی. تو میرے خیال میں جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, نواز شریف صاحب کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. نواز شریف کی انشورنس پالیسی, یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نواز شریف صاحب کی انشورنس پالیسی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے. جس طرح میں آپ کو 3.5 سال بتاتا رہا کہ کی مقبولیت کی انشورنس پالیسی پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں ہیں, جب تک یہ چہرے عوام کے سامنے رہیں گے عمران خان کی مقبولیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. دوسری طرف جب تک عمران خان موجود ہے کوئی اور چوائس ہی نہیں ہے. نواز شریف جو مرضی کہتے رہیں, انہی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, انہی کو سپورٹ ملے گی, اور وہی آپ کے اس وقت فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں. اس لیے کہ جس نہج پہ لے گئے ہیں بیانیہ, اگر وہ وہاں سے اب واپس آتے ہیں تو ان کا اپنا ووٹر سپورٹر ان کو چھوڑ جائے گا. ان لائک میاں صاحب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک دن وہ احتساب کی بات کرتے ہیں, دوسرے دن وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, پر ان کا ووٹر سپورٹر پھر بھی ان کے ساتھ اسی طرح کھڑا. لیکن مین وائل یہ جو اتنا ڈیمیج ہوا تھا 2017-18 کے بعد, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے, اور پھر گجرانوالہ جلسے کے بعد, تب سے لے کر اب تک جو نون لیگ نے حکمت عملی اختیار کی تھی وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے. اب ایک دم سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ آنا نواز شریف صاحب کی جانب سے, یہ کام خراب نہیں کر رہا؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا بیانیہ ان کی انشورنس پالیسی ہے, تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں, انہوں نے کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو نہیں لیا. اسٹیبلشمنٹ تو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ تو ان کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں. اب ایک جو جنرل باجوہ جن کو پہلے یہ ماضی میں ایکسٹینشنز آفر کرتے رہے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہے, اور یہ کہتے رہے کہ جناب پتہ نہیں کوئی ایسی تعیناتی ہو جانی تھی, ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی تھی, اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے حکومت سنبھالی اور ہم نے ریاست بچائی, تو ان کے ساتھ تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. اب وہ چلے گئے ہیں تو یہ اس قسم کا بیانیہ لے رہے ہیں کہ جناب ہم ان کا احتساب کریں گے. اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کوئی بیانیہ لیا ہوتا تو وہ ہوتا نا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری سے ان کو کوئی کسی قسم کا گلا شکوہ ہوتا, ان کے حوالے سے یہ کوئی بات کرتے. یہ ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کر رہے. وہاں پہ تو یہ دیکھیں, یہ ان کے تو کہتے ہیں ہم تو آنکھوں کے تارے ہیں, وہاں پہ تو یہ تارے بنے ہوئے. اچھا, لیکن میرا خیال ہے یہ امپریشن ہے نا, وہ جیسے کہتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں, اس طرح آرمی چیف کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا. وہ جو سابقہ ہیں ان کو بھی موجودہ ہی تصور کیا جاتا ہے, اور فوج اس بارے میں بہت سینسٹیو ہے. مشاہد حسین سید صاحب نے جیسے کہ کہا کہ فوج کبھی بھی سویلینز کے ہاتھوں احتساب نہیں کروائے گی, تو وہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھی جا رہی, وہ موجودہ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. اطہر نہیں, وہ بشک موجودہ کنسیڈر کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اب وہ نہیں ہیں تو لہٰذا ہم ان پہ الزامات لگائیں. اور دوسرا اس کا فائدہ کیا؟ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کون سا آگے جواب دینا ہے.
انہوں نے کون سا آگے آگے کوئی چیز کلیئر کرنی ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں. تو یہ ان کی ایک طرح سے وہ کوشش ہے, سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش. اور یہ کوشش کیوں ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ان کے پاس اور دکھانے کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. 16 مہینے کے دوران ان کی کارکردگی کیا ہے, یہ کیا چیز عوام کو دیں گے؟ انہوں نے 10 ارب کا جو بیانیہ بنایا تھا, 10 ارب روپے خرچ کر کے, وہ ٹک ٹاک کے اوپر ایک 10 سیکنڈ کی ویڈیو نے اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس وجہ سے یہ کوئی بیانیے کی تلاش میں ہے. اس سے نہ ان کو نقصان ہوگا نہ ان کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے پرفارمنس گنوا نہیں سکتے, تو اس طرح کی باتوں سے کم از کم ایک گونج پیدا ہوتی ہے, انڈر ڈسکشن آتی ہیں یہ باتیں. آپ کہہ رہے ہیں اصل مدعا یہ ہے. واپس آتے ہیں یہ نگران حکومت کے سٹیٹمنٹس کی طرف. رانا صاحب, کیونکہ ہم نے دوسرے چنک پہ بات کرنی ہے, نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے, شاید خاقان عباسی کیا پلاننگ کر رہے ہیں, یہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. نگران حکومت کی جانب سے سٹیٹمنٹس آنا, پھر بعد میں اس پر ایکسپلینیشن دینا, اور یہ کہنا نون لیگ کا کہ نگران حکومت حد سے تجاوز نہ کرے. کس کے مینڈیٹ پر نگران حکومت کام کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کو نہیں پتا کس کے مینڈیٹ پہ کام کر رہی ہے نگران؟ نہیں رانا صاحب, کنفیوژن ہے, دیکھیں کنفیوژن ہے. پک اینڈ چوز کہاں سے ہوا وہ آپ بھی ہمیں بتاتے رہے ہیں کب سے. ہاں, رانا صاحب کے مینڈیٹ پہ نا, ڈیفنس سٹڈیز کے مینڈیٹ پہ, پھر اس حساب سے ساری کیلکولیشنز کی گئی. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں, پھر ایٹ دا سیم ٹائم پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ نگران کیبنٹ میں زیادہ نون لیگ کے لوگ ہیں, یعنی سارے ہی ملے ہوئے ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس کے مینڈیٹ پہ, ڈکٹیشن پہ کام ہو رہا ہے, کلیئر کریں. دیکھیں, بات سمپل سی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے وہ اس کے پاس کوئی اتنا اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتا, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور اس کو ایک سیٹ پیٹرن دے دیا جاتا ہے, اس کو ایک آؤٹ لائن دے دی جاتی ہے, اور اس آؤٹ لائن کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا کام کرتی ہے. اور اگر جہاں پہ اس کو ایڈوائز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایڈوائز لیتی ہے. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور وہ جناب ایڈوائز لیتے ہیں, اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں, وہ اس آؤٹ لائن کو دیکھ کے اس پہ چلتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. وہی ان کا کام ہے. اور اس سے زیادہ اگر وہ کریں گے, اس سے آگے اسٹیپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ, تو وہ پھر اس کو چیک میٹ ہو جاتے ہیں. وہ تو چیک میٹ ہو رہے ہیں, کئی دفعہ ہو چکے ہیں. آپ کے وزیر اعظم جو ہے کیئر ٹیکر, وہ چیک میٹ ہو چکے ہیں. ابھی آپ انٹیریئر منسٹر صاحب کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, حالانکہ اس نے سیدھی بات کی ہے کہ بھئی دس از ہاؤ دا لا ورکس, دیٹس اٹ. لیکن اگر اس کو بتایا گیا کہ نہیں بھائی تم جو ہے نا, تو آپ ہی جی رہے, باہر نہ نکل, آپ پہ تو باہر نہ ہو, ٹھیک ہے, تو کیئر ٹیکر ہے تو کیئر ٹیکر ہی رہے. تو وہ انڈرٹیکر نہ بڑھ. انڈرٹیکر نہ بڑھ. مطلب اس کو یہی بیچارے کو بتایا گیا کہ بھائی انڈرٹیکر بڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں, کیئر ٹیکر بڑھ. اور مسلم لیگ نون والوں نے اس کو ڈانٹ دیا ہے. اب وہ ڈانٹ سہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں سہ سکتے تو وہ کہیں جی کہ بس میں کار چلا جانا. لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں کلیریفائی کر دیتا ہوں اس کو. سو اچھے آدمی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب, برے آدمی نہیں ہے, اچھے آدمی ہے. لیکن دا پوائنٹ از, جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس آفس میں اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہے ہیں. ہی از فالوئنگ دا ایس او پیز, اور ایس او پی فالو کر رہے ہیں اس کو. ایس او پی سے باہر نکلیں گے تو ان کے لیے پرابلمز ہوں گی. اچھا, لیکن آپ اتفاق کرتے ہیں اطہر نے جو بات کی آنکھوں کا تارا ہونے کی, آپ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران وزیر داخلہ بیان دینے سے پہلے شیخ رشید کا انجام دیکھ لیں, آپ اس کو ڈی کوڈ کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہوا شیخ رشید صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں, شیخ رشید جو ہے ان کا جس طرح وہ چل رہے تھے, وہ ایک ان کی اپنی ایک لائن ہے. کبھی انہوں نے یہ لائن نہیں دی, اور کبھی ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا گیا تھا کہ شیخ رشید اس قسم کی سٹینڈ لیں گے. لیکن وہ سٹینڈ لے کے بیٹھے ہوئے فار ون ریزن اور دی ادر, بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ اس وقت وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں شیخ رشید کہ وہاں پہ ان کا گراف جو ہے, اگر ان کے حلقے میں دیکھا جائے گراف, ان کا میرا حلقہ ان کا حلقہ ایک ہی ہے, تو ان کے گراف دیکھا جائے اگر وہ, تو ان کا گراف بہت حد تک گر چکا تھا. کیونکہ شیخ رشید صاحب نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ناراض کیا ہوا ہے. جب بھی وہ منسٹری لیتے رہے, 16 دفعہ لی ہو یا 14 دفعہ لی ہو, انہوں نے ہمیشہ ووٹ تو لیے, انہوں نے ڈونیشنز بھی لی پارٹی کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے, یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب ان کا وقت آتا ہے ڈیلیور کرنے کا, تو زیادہ تر لوگ ان سے خوش نہیں ہیں, ناراض ہیں. تو وہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. وہ اگر اس جگہ پہ بیٹھ کے, اس محلے میں, اس کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھ کے اگر کسی اور جماعت کے ساتھ جاتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو وہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں, وہ اپنی سیاست کو
आगे चल रहे हैं, उसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है शेख रशीद के। ये कहा जाए कि शेख रशीद स्वीप कर जाएगा, नो, इट्स नॉट हैपनिंग। ये कहा जाए कि शेख रशीद की फॉलोइंग बहुत है आजकल भी, अभी भी, नो, इट्स वो वहां पे जिस हल्के में है वहां पे फॉलोइंग जो है वो ज्यादातर जो लोग हैं वो एक मिक्स्ड है, नेक टू नेक चल रहा है। नून की भी बड़ी वहां पे सपोर्टर्स हैं, शेख रशीद के हल्के में नून के बड़े सपोर्टर्स हैं और पीटीआई के भी सपोर्टर्स हैं। अब मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों के शेख रशीद के अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून किसको पिच करेगी, कि नासिर भट्ट को करेगी पिच वहां से या किसी और को करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर नासिर भट्ट को किया जाता है जिनका ताल्लुक रत्ते से है, और अगर वो शेख रशीद के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो फिर भी एक टफ टाइम मिल सकता है शेख रशीद को, और किसी को खड़ा कर दे। ठीक है राना साहब, हनूज दिल्ली दूर है, सभी तो इलेक्शंस, आपने कहा वो स्टैंड लेके बैठे हुए, ये स्टैंड उन्हें लेकर बैठा हुआ है, अभी तो ये फैसला होना बाकी है कि वो हैं कहाँ। अबू सर, आप भी जानते होंगे लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने कहा है कि इस हवाले से एक हफ्ते में रिपोर्ट दें कि शेख साहब हैं कहाँ। वो तो मामलात अपनी जगह पर हैं, एक सहाफ़ी बाजियाब हुए हैं, तो जो गायब हैं उनकी बाजियाबी कब होगी, अपनी जगह पर एक अहम सवाल है। निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म साहब हों या वज़ीर दाखिला हों, इनका काम डे टू डे अफेयर्स चलाना है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आ रही हैं, चाहे वो पीटीआई के हवाले से हों स्पेसिफिकली या साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक हों, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत ऐसी स्टेटमेंट से क्या हासिल या क्या बावर कराना चाहती है? देखें, जो स्टेटमेंट तो काकड़ साहब ने दिए हैं फॉरेन ट्रिप पे, वो 2 स्टेटमेंट्स हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। उनको तो किसी एंगल से डिफेंड नहीं किया जा सकता, ना अगर सामने आइन रखें, मुल्क का कानून भी रखें, तो इंटरनेशनल लॉ भी रखें, तो उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो बहुत अननेसेसरी अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट थी। जहाँ तक ये बुगटी साहब की स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से अगर पिछले जब से निगरान हुकूमत आई है किसी वजीर ने कोई कानून की बात की है तो मेरे ख्याल से वो बुगटी साहब ने की है। इट वॉज नॉट अ पोलिटिकल स्टेटमेंट। देखिए, मैं अगर इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, मेरे से ये सवाल किया जाए कि एक कॉन्विक्ट है जो 4 हफ्ते की बेल मेडिकल ग्राउंड्स पे लेके बाहर इलाज कराने गया है, वो वापस आएगा तो आप उसको क्या करेंगे? तो मेरी स्टेटमेंट यही होगी। अभी ये ही वॉज अ बिट लीनियंट, उन्होंने उनको कॉन्विक्ट नहीं कहा, एक्यूज्ड कहा है। उनके स्टेटमेंट पढ़े, ही इज़ अ कॉन्विक्ट, तो उसकी स्टेटमेंट यही होगी कि ही विल बी अरेस्टेड। अगर उनको अदालत आने से पहले कोई बेल दे देती है, जो मेरे नज़र में कानून, मेरी नज़र में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर दे तो फिर तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो बेल पे नहीं है और वो लैंड करते हैं पाकिस्तान में, तो ही हैज़ टू बी अरेस्टेड एज पर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब बेल पे, उनकी 4 हफ्ते की बेल थी, उसके बाद बेल नहीं थी। वो कोई पार्टिसिपेट करके नहीं आ रहे विंटर ओलंपिक्स में या समर ओलंपिक्स में या चेस चैंपियनशिप जीत के नहीं आ रहे। ही इज़ अ कॉन्विक्ट, तो ही हैज़ टू बी अरेस्टेड। तो इस वजह से जो उन्होंने वर्जन दिया है, इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इस वजह से मुझे उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नजर नहीं आ रहा। और उन्होंने कानून पे बात की है, तो कानून पे जब आप बात करते हैं, मुस्लिम लीग नून इज सेंसिटिव अबाउट दिस। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना रिएक्शन आएगा? सेंसिटिव की बात नहीं। देखिए, सेंसिटिव बात सुने, सेंसिटिव नहीं है। सेंसिटिव देखें, तोशा खाना से भी इख्तलाफ है बहुत ज़्यादा जजमेंट से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, लेकिन आपने इख्तलाफ कर सकते, लेकिन आप स्टेट की रिट चैलेंज नहीं कर सकते, आपने उसमें अमल करना है। इस वजह से मियां नवाज शरीफ साहब भी स्टेट की रिट चैलेंज नहीं कर सकते, बेशक वो जितने भी पॉपुलर हो। एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको कोर्ट से रिलीफ मिलता तो ठीक है, फिर उनको अरेस्ट किया जाए तो फिर बिल्कुल वो पॉलिटिकल वो कोई हरकत होगी, उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे। लेकिन उनकी अगर बेल नहीं मिलती है, उनको अरेस्ट किया जाता है, सरेंडर करते हैं तो वो डयाला जेल जाएंगे। कर रही होगी। नहीं, ये तो डिपेंड करता है जी, गवर्नमेंट उनको कहाँ लेके जाती है। अडियाला जेल जाते हैं, जहां भी जाते हैं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की अपनी चॉइस होगी। क्या वो कोट लखपत जेल भी भेज सकते हैं? अब क्या उनके घर को भी सब जेल करार दिया जा सकता है कि मतलब उनको कहा जाए? अदनान साहब, बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। आप देख ले, राव अनवार साहब के घर को डिक्लेयर किया गया, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस को भी डिक्लेयर किया गया, फिर सिंध के जो स्पीकर हैं दुरानी के साहब के, रबानी साहब उनका कुछ नाम है, उनको भी उनके घर को भी सब जेल डिक्लेयर करके, बिल्कुल जी, आगा सिराज दुरानी, थैंक यू, तो उनको भी किया गया। तो इस वजह से इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल अगर स्टेट फैसिलिटेट करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर के बयान में मेरे ख्याल से पहली दफ़ा उन्होंने कानून की कोई बात की है जब से ये हुकूमतें आई हैं हमारी इंटरिम गवर्नमेंट्स। तो इसमें कोई मुझे चंबे की बात या इतनी कोई मुझे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नजर नहीं आ रही। ही जस्ट स्टेटेड व्हाट द लॉ ऑफ द कंट्री सेज। ठीक है। और मीनवाइल हम देख रहे हैं कि इसहाक साहब जो कि वतन वापसी का इरादा रखते, भी आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया है। लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे ही मिलनी है सबको उनके केसेस में गिरफ्तार करके।
बंद कर दिया जाएगा। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। मुस्लिम लीग नून के रिवाइवल की सूरत में क्या सलूक होगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात कैसे हैं, ये तो अपनी जगह पर एक अहम बहस है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा है इसका पता हमें शायद खाकान अब्बासी साहब के बयानात भी दे रहे हैं और सबक हासिल करना है। और वो सबक क्या हो सकता है अदनान आदिल साहब, अगर आप मुख्तसर बताएं तो क्या नून लीग में ये जो बयानिए की जंग है ये महज आई वॉश है, एक बंदा बात करेगा दूसरा उसको रद्द कर देगा? मेरा ख्याल है कि नून लीग ने अपनी एक टीम बी टीम बनाई हुई है कि ताकि जो अवाम के सेंटिमेंट के करीब करीब रह के बात करें, दोनों साइड्स को गेज कर लें। हाँ, तो जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो उस टीम के सरबराह हैं कि जो अवाम के नब्ज़ पे हाथ रख कर उसके मुताबिक बातचीत कर रहे हैं ताकि अगर कभी इन्हें ज़रूरत पड़े तो उन्हें आगे कर दिया जाए। लेकिन ये कि इस वक्त जब तक कैदी नंबर 804 मौजूद है, इनमें से किसी का भी मुझे नहीं लगता कि अडयाला जेल में नंबर चेंज हो जाएगा अदनान आदिल साहब? हाँ, हो सकता है, फिर हमें नया नंबर याद करना पड़ेगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उस कैदी के होते हुए इनमें से किसी का भी मुझे नहीं लगता कि सितारा जो है वो उरूज पे जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो आवाम में लहर है उसी शख्स की है जो चेयरमैन PTI है। और इनका मुकाबला जो है कोई भी नई पार्टी बना लें, चाहे जैसे कि सुन रहे हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मिफ्ता इस्माइल वगैरह भी हैं, मुझे इसका कोई चांस नहीं लगता। लेकिन ये नहीं, है इसमें पार्टी बनाने के हवाले से तो राना मुबशर साहब के शो में बहुत पहले ये बात शाहिद खाकान अब्बासी कर चुके हैं, सुनवाएं ज़रा। तो हमने एक फोरम बनाया, सूबों में गए, हर जगह लोगों से बात की और उसका एक अच्छा असर पड़ा है। और फिर लोगों ने कहा जी ये जमात बन रही है, जमात बननी चाहिए, तो लोगों को अल्टरनेटिव एक मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर आपको कोई और कंट्रीब्यूशन करने का मौका ना हो तो फिर ये आदमी घर बैठ सकता है या फिर कोई नया रास्ता तलाश कर सकता है। खाकान अब्बासी वफादारों में से तस्वुर किया जाता है, किसकी पिच पे ये बातें हो रही हैं अदनान आदिल साहब? अब ये तो मैं कह के ऑफ एयर नहीं होना चाहता। हमें ही नौकरी के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन ये कि बहरहाल वो कुछ ऐसे हलके तो होंगे ना जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद दिला रहे हैं कि नहीं आपका भी चांस बन सकता है, लेकिन नहीं बन सकता। ये जो नई 6.25 करोड़ वोटर वो हैं जो 18 से 35 साल तक के हैं, तो 12.5 करोड़ में से 6.25 करोड़ वो लोग, ये जो पुरानी फिल्मों के हीरो हैं ना, इनको अब अपना हीरो बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये अब सुधीर का, वहीद मुराद का ज़माना नहीं है या दिलीप कुमार का, ये अब शाहरुख का ज़माना है और मतलब जो नए लोग हैं शान का ज़माना है। तो अब ये कोशिश करके देख लें, ट्राई करना तो हर शख्स के हक़ में है। लेकिन मुझे लगता है कि नौजवान नस्ल जो है ना वो तमाम पुराने जो सियासतदान हैं उनसे नाउमीद है, बददिल है। जिस तरह रोज़ाना 40,000 पासपोर्ट बन रहे हैं, जिस तरह अमरीकी सिफारत खाने पर लाइनें लगी हुई हैं बाहर वीज़ा लेने के लिए, और जिस तरह 25,000 पाकिस्तानी इस वक्त यूनान में बैठे हुए हैं कि किसी तरह वो लिबिया में बैठे हुए हैं कि वो समंदर पार करके बहिरा रूम से वो यूरोप में दाखिल हो जाएं। तो पाकिस्तानी बहैसियत मजमूई पाकिस्तान का जो तालीम याफ्ता तबका है वो सियासतदानों से बददिल है और नाराज़ है। और उसने एक अपने लिए ऑप्शन बनाई थी तहरीक इंसाफ, वो नहीं, उसको किसी वजह से वो जो मामलात इस वक्त हो गए, उनका रियासत के साथ टकराव हो गया, तो वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। अदनान साहब आप भी बचत करते हैं अपने, सियासतदानों की नर्सरी से बददिल नहीं है, वो सियासतदानों से बददिल है, आप बचत कर गए अपनी। देखिए अब 30% तालीम याफ्ता नौजवान पाकिस्तान में बेरोजगार हैं, हाँ। शायद इससे भी ज़्यादा। अभी आलमी बैंक की रिपोर्ट आई है कि 12% से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे बेरोजगारी की शरह जनरली, और तालीम याफ्ता लोगों में बहुत ही ज़्यादा है। तो जब गुर्बत 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीब हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर सही देखा जाए तो पाकिस्तान में 80% लोग गरीब हैं, जिनमें से आधे 40% गुर्बत से भी नीचे हैं। सही कह रहे हैं अदनान साहब, इन्हीं स्टैट्स को इस्तेमाल करके ये पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में आती हैं, फिर उसके बाद वो अपनी मंशा और ये अपना मंशूर भूल जाती हैं सब। मेरा ख्याल है ताज़ा तरीन अपडेट के हवाले से अबूज़र से रहनुमाई लेते हैं। अबूज़र, इनकार किया चेयरमैन PTI ने मुंतकिली से, लेकिन उन्हें फिर भी मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ाहिर है अदालती ऑर्डर्स हैं, अहकामात हैं। आपकी मुलाकात हुई थी, उसमें क्या बातचीत हुई थी और अब अडयाला जेल मुंतकिली के बाद क्या मंजर हो सकता है? देखें, जब मेरी मुलाकात हुई थी तो यही कहा था कि अब यहाँ पे जो है आई एम यूज्ड टू दिस नाउ, तो आई डोंट वांट टू मूव टू अडयाला जेल। लेकिन इशू ये था, वो पिटिशन 2 महीने पहले फाइल हो चुकी थी, जब वो 1 महीना जब वो
उनको ट्रांसफ़र किया गया था उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद, तो उस पर इस वजह से थोड़ा सा इशू था, तो वो केस तो चल रहा था, वो टेकअप हो गया, फिर उस पर ऑर्डर भी हो गया। लेकिन आज भी ऑल्दो उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं जा रहा, लेकिन ही सेड कि आई एम सेटल्ड हेयर, कोई ज़रूरत नहीं है, जेल होती है, वो अडयाला हो या अटक जेल हो, तो इस वजह से आई एम सेटल्ड हेयर, तो ही वाज हैप्पी देयर। इसमें देखें ये एक देखें जो चार्ल्स डार्विन था ना, उसने थेरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इंसान में एक कुछ लोगों में ना बड़ी सख्त कैपेसिटी होती है हालात के साथ एडजस्ट करने में, जो मेंटली बहुत टफ होते हैं। आपको पता होगा राहत इंदौरी साहब हैं, बड़े फेमस शायर हैं, उनकी अभी डेथ हो गई है, बड़ा उन्होंने प्यारा शेर कहा था, वो थोड़े से 2 लाइनें हैं, मैं मुझे टाइम देते मैं वो अर्ज कर दूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उससे कहो मैं मरा नहीं, वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। आपको पता है कि जब ऐसे खिताब किए जाते हैं, ऐसी शायरी पढ़ी जाती है, हमें याद है हबीब जालिब साहब भी, फिर उसके बाद उनके जो बगावत पर मबनी अशार थे वो भी पाकिस्तानी तारीख़ का हिस्सा हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेशक ये अपनी जगह पर बहुत अहम बात है। खान साहब के तो नर्व्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो कहते हैं वो माइंड गेम्स के एक्सपर्ट हैं, पर तारीख़ भी हमें बहुत कुछ बताती है और उस तारीख़ को देखते हुए आगे बढ़ना बहुत अहम है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बहस को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नून लीग के बयानिए की। नवाज शरीफ साहब की जो अराइवल है पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन वो किस बयानिए के साथ आएंगे। आपने देखा शायद खाकान अब्बासी साहब को भी बात करते हुए कि पार्टी में 2 बयानिए नहीं चल सकते। अतर, मेरा आपसे सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के पास कड़े एहतसाब के बयानिए से पीछे हटने के अलावा भी ऑप्शंस हैं कोई? मेरा नहीं क्या, इसलिए कि एहतसाब तो वो कर नहीं सकते, वो ये बयानियाँ तो बनाने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा उनके पास और क्या चीज़ है? कोई अगर कोई और चीज़ दिखाने के लिए नहीं है तो किसी न किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने बयानियाँ बनाना है। जहाँ तक निगरान हुकूमत का ताल्लुक है, अगर उसमें भी आके अगर वो कोई गिला शिकवा कर रहे हैं या उससे पहले जो पिछली हुकूमत थी उसमें उसके हवाले से कोई वो गिला शिकवा करते हैं, तो ये दोनों हुकूमतें तो इनकी अपनी हुकूमतें। इस वक्त काबीना के अंदर इनके वफाकी वज़रा बैठे हुए, पिछली इनके भाई की हुकूमत थी। निगरान वज़ीर आज़म वो हैं जो इनके इत्तेहादी थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, जो नून लीग में शामिल होने जा रहे थे, बाकायदा तौर पे बाप पार्टी जम होने जा रही थी नून लीग के अंदर। तो ये कौन सा इनकलाबी बयानियाँ बनाएंगे, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट से ये टक्कर लेंगे? जो वज़ीर आज़म ये लगा के गए हैं, जिस किस्म की जो है ना जमहूरियत है मियाँ साहब की, उसी किस्म का जो वो निगरान वज़ीर आज़म इन लोगों ने लगाया है, उन्होंने पाकिस्तान को चाइना का इसराइल बना दिया। भाई मतलब जिस तरह की इनकी चाइना की जमहूरियत है, उन्होंने हमें चाइना का इसराइल बना दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा क्या है। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, मियाँ साहब इसी तरह बयानियाँ बनाते रहेंगे और इसी किस्म की बातें करते रहेंगे। लेकिन जो मैंने पहले पिछले सेगमेंट में बात की थी, मियाँ साहब को इस वक्त एडवांटेज हासिल है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त सुलह हो जाएगी, नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ चीज़ों को बहुत आगे ले गई है। मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या कर रहे हैं फिर कोशिशें? वो खामखा जो है वो वही कर रहे हैं जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब कर रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर। जितने वो मुल्क चला रहे हैं, दुरानी साहब भी उतना ही डायलॉग चला रहे हैं। दुरानी साहब का मेरा नहीं ख्याल कि उस डायलॉग के नतीजे में कोई भी उसका कोई फ्रूटफुल निकलेगा नतीजा, इसलिए कि जिन्होंने डायलॉग करना है तो वो तो देखें, जिनकी खान साहब किधर हैं, जेल में हैं, उधर तक क्या दुरानी साहब की रसाई है? मियाँ साहब लंदन में हैं और उधर तक किसकी रसाई है? सारी बातें जिस तरीके से तय हो रही हैं, तो दुरानी साहब का मैं किरदार को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता। हाँ, उनकी नीयत अच्छी हो सकती है, उनका खलूस हो सकता है, वो चाहते हैं ये कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, कशीदगी कम हो, लेकिन ये मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही है इस वक्त। ये बाकायदा तौर पर एक फैसला है सियासी जमातों का कि हमने सिस्टम से आउट करना है। सिस्टम के लिए खतरा बन गया है, ये सिस्टम के होते हुए नहीं चल सकता। अभी तक ये कॉन्सेंसस है, जिस तरह का एक इत्तेफाक है सियासी जमातों के अंदर, ये सब लोग उसको खतरा समझते हैं। एक दूसरे के खिलाफ ये जितनी मर्जी बातें करते हैं, इनको पता है कि मुश्तरका जो हमारा खतरा है, ये हमें जिस चीज से खतरा है, जब तक वो सामने है, ये लोग कभी भी जो है ना उस नहज पे चीज़ों को नहीं लेके जाएंगे जहाँ पे ये किसी और के साथ लड़ाई शुरू कर। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि
पाकिस्तान में जिस वक्त लड़ाई है ना, वो है रिवायती अशराफिया और एजुकेटेड मिडिल क्लास। एक तरफ एजुकेटेड मिडिल क्लास है, उसकी एस्पिरेशंस हैं, और ठीक है। दूसरी तरफ हमारी पुरानी एलीट है। अब जो एजुकेटेड एलीट ने पार्टी अपनी बनाई थी, वो जो एजुकेटेड क्लास ने बनाई थी, वो तो इस वक्त बहुत ही ज़ेर अताब है। ठीक है। तो पहले फेज़ में तो वो मामला उनका वो हुआ, लेकिन ये बहुत देर तक लड़ाई चलने वाली है। ठीक है, एलीट कैप्चर के बाद अब ये तो ज़ाहिर है एक तरफ अवेयरनेस है, दूसरी तरफ ये एलीट कैप्चर है, तो फिर ये जंग तवील तरीन होगी, लेकिन ये नहीं है कि इसमें कामयाबी मुमकिन नहीं है। इसमें अब जी जो अलग जमात की तरफ इशारा बार बार राना साहब आपके शो में भी हुआ, और उसमें हम ऐसे नाम देख रहे हैं जो कि रिवायती सियासत से हटकर बात करते हैं। अदनान आदिल साहब तो समझते हैं कि कामयाबी उनको नहीं मिल सकती, पाकिस्तान में ख़ास ट्रेंड्स हैं पॉलिटिक्स के। आप बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बातें कर रहे हैं इनमें कितना वजन है, और वो पार्टी के 2 बयानियों पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी को भी समझा रहे हैं खुद? मेरा नहीं ख्याल वो पार्टी को समझा रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में ये मुस्वर खोकर हो गए, या मुफ्ता इस्माइल हो गए, या शायद खाकान अब्बासी हो गए, या इनके साथ जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में उनके जहन में ये है कि आइंदा आने वाले 5 सालों के बाद ये इस वक्त जितनी क़यादत है मौजूद, यानी कि आसिफ जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी जमातें, उनके बड़े बड़े जो लीडर हैं, अगले इंतखाबात में, यानी कि 5 साल के बाद अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें उन इंतखाबात में ये लोग इतने इनकी वहां पे कोई ऐसे नहीं होगी उन इंतखाबात में, तो लोग जो है इतने रज चुके होंगे ना बकौल उनके, वो इतने रज चुके होंगे कि उन्हें नए चेहरों की जरूरत होगी, और उन चेहरों की जरूरत होगी जो वाकई कोई ऐसी बात करते हो जो कोई चेंज आ सकती हो या ला सकते हो वो। तो वो उस चीज पे आए करके बैठे हुए, उस चीज पे नजर लगा के बैठे हुए। मेरा नहीं ख्याल कि इस इंतखाबात में वो कोई हलचल मचाना चाहते हैं। वो आइंदा 5 साल के बाद इंतखाबात जो होंगे उस पे नजर लगा के बैठे हुए कि उस वक्त ये बड़े बड़े लोग जो है, बड़े बड़े लीडर्स जो है, वो उनकी नजर में ऑब्सलीट हो चुके होंगे, और वो फिर उस वक्त जमात उस वक्त एक्टिव हो जाएगी। तो बेसिकली ये उनका कॉन्सेप्ट है, और वो 5 साल वो किसी इक़्तिदार में आना भी नहीं चाहते, और 5 साल के बाद जो बनेंगे, जो सेटअप बनता है जैसे भी बनता है, लेकिन तब सियासत भी इतनी रिवायती नहीं रहेगी। मेरा ख्याल है 5 साल नाउ ऑन डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाएंगे राना साहब। ये ऐसे ही है ना, जैसे कोई डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद ले 5 साल के लिए। नहीं देखें, 5 साल के बाद डायनामिक्स क्या चेंज हो जाएंगे। आज अब आप पीछे चली जाए ना, अगर आप 50 साल पीछे भी चली जाए, तो उस वक्त भी इसी तरह का शोर है, हेडलाइंस देख ले, अखबारात साहब, तब AI नहीं आया था, तब सोशल मीडिया इतना वॉलेटाइल नहीं था, अब तो रायामा बनाई जाती है तेज। ठीक है, वो सही कह रही है आप, लेकिन द पॉइंट इज कि 19-20 का फर्क जरूर पड़ा है सोशल मीडिया से, लेकिन आप आर्काइव्स देख ले, अखबारात देख ले, और इवन देख ले PTV की, वो उस वक्त भी यही शोर मचाते थे जनाब लीडरान ये सारे, कि जनाब महंगाई बहुत होगी, फलां चीज महंगी होगी, फलां चीज इतनी महंगी होगी, और हम महंगाई को आके खत्म कर देंगे। आज भी वही ये नैरेटिव है। सो व्हाट हैज चेंज्ड? सो व्हाई कि इस सोशल मीडिया ने उनको लोगों को अवेयरनेस एक दे दी है, एंड दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी आप कह रहे हैं रेजिस्ट करने की पावर अभी नहीं आई, सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस है, रेजिस्ट नहीं कर सकते। रेजिस्ट करने का मेरे ख्याल में उतनी छुट्टी नहीं है। ठीक है राना साहब, के बैलेट बॉक्स है, वोट डालें आप, और राय का इजहार करें। वही बात जो अनवारुल हक काकर साहब ने, होता है आपको स्टेट से, हाँ, आज़ादी इजहार राय के हवाले से रेफरेंडम का हक किसे है, इसी तरह पाकिस्तान के अवाम को भी हक है कि वो वोट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। बहरहाल 19-20 का फ़र्क है सोशल मीडिया की वजह से, या 20-40 का, ये आने वाला वक्त इसका तयन करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।